हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। 4 फ़रवरी से लेके और 25 फ़रवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा एसएससी जीडी का। तो देखिए, हमने एक लास्ट रिवीजन सीरीज़ चला रखी है पीवाईक्यू के लिए। आज ये उसका जो है 6th लेक्चर है। इससे पहले 5 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पाँचों के पाँचों क्लासेस का, तो आप उन्हें एक बार देख डालिए। और इस सीरीज़ में हम देखिए, जो पीवाईक्यू है हमारा, पिछले साल का जो पेपर हुआ था 2024 का, जो है 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 1000 प्लस। तो सबका हम सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, छठी क्लास है ये, और 5 क्लासेस अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, आपको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आइडिया लगेगा आपको कि एसएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है। कई बार एसएससी रिपीट भी कर देती है भाई क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम नहीं करती है, बट थोड़ा घुमा फिरा के बट रिपीट ज़रूर करती है क्वेश्चंस। 30 to 40% रिपीट होते हैं एसएससी के क्वेश्चन, स्टेटिक से काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बिना पीवाईक्यू के तो आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं भाई? पीवाईक्यू की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीवाईक्यू जब तक आप नहीं देखेंगे, पैटर्न्स और थीम्स कैसे पता चलेंगी? ठीक है, तो रिपीट भी होने के चांसेस, अगर हमारे 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो देखिए आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासेस के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो इसकी 2 से 3 क्लासेस और आएंगी बस। देखिए, पहली क्लास में मैंने आई थिंक 200 के करीब क्वेश्चन कराए हैं, एक क्लास में 120, बाकी 100 हैं सभी क्लासेस में। तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं आने वाली क्लासेस में करा दूंगा, 2-3 क्लासेस और आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित क्लासेस से। बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है भाई, और बाकी हिंदी में रहेगी ये क्लास। इंग्लिश वालों के लिए मैं देखिए सोच रहा हूँ, जैसे ही हिंदी का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस का जो है हो जाएंगे, तो फिर मैं इंग्लिश का लेके आ जाऊँगा। तो इंग्लिश वाले भी बिल्कुल टेंशन ना लें। बाकी देखिए, मैं इसमें भी बाइलिंगुअल करा ही देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। इतना तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें बिल्कुल, नहीं तो क्लासेस रह जाएंगी आपसे। और हम बेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बाकी के ऑप्शंस हैं। सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, मेरे सारे लेक्चर्स। और देखिए, अगर आप जो है दूसरे एग्ज़ाम्स के जो है पीवाईक्यू करना चाहते हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, तो वो सारे मैंने डाल रखे हैं पीवाईक्यू 2024 के। आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी भी। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेंगे। और आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस जहाँ पूछी जाती है, जीके जीएस, ठीक है, जहाँ पे भी पूछी जाएगी जिस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये काम की रहेंगी क्लासेस। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बाकी देखिए, कार्ल मार्क्स को किसका जनक माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को देखिए फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है। फादर ऑफ कम्युनिज्म जो है कार्ल मार्क्स है, कम्युनिज्म। और इन्होंने दास कैपिटल लिखी थी, दास कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम्स में। अल्फ्रेड मार्शल, तो ये है भाई फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब है। और डैनियल कैनमैन, देखिए ये इन्हें 2002 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एडम स्मिथ इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड। तो दास कैपिटल भी आप याद रखें, पूछी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो ये नमक जो है कर था, जो नमक के टैक्स थे जो है, उनके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था, नमक जो है आंदोलन। तो ये कब से कब तक था? तो ये स्टार्ट हुआ था भाई 12 मार्च से लेके, 12 मार्च 1930 से लेके और 6 अप्रैल अप्रैल 1930 तक चला था। यह आपको ध्यान रखना है। और साबरमती से स्टार्ट हुआ था, साबरमती जहाँ पे गांधी जी का आश्रम था, और दांडी जो है विलेज तक गया था। ठीक है, और वहाँ पे जाके गांधी जी ने नमक बनाया था, तो नमक कानून तोड़ा था। तो वहाँ पे क्या था कि जो है ब्रिटिशर्स ने जो है लोकल्स को नमक बनाने की अनुमति नहीं दे रखी थी। तो यहाँ पे ये वाला जो लॉ था, इसे गांधी जी ने तोड़ा था।
तो इसे बोलते हैं सिविल जो है डिसोबीडियंस एक्ट 1930। इतना आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विधान परिषद वाले जो है राज्य की विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 जो है संख्या है उससे अधिक नहीं होगी। जो जहाँ पे जैसे एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसकी जो संख्या रहती है, तो लेजिस्लेटिव जो विधान परिषद है, जहाँ पे विधान परिषद है जिस राज्य में, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा, जो विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी संख्या के 1/3 ही होता है, उससे अधिक नहीं होती उसकी संख्या। ठीक है भाई, और ये दे रखा है आर्टिकल जो है 171 में, जितना मेरे को ध्यान है एक बार आप चेक कर लेना। आर्टिकल 171 इसी से रिलेटेड है, जो उसकी संख्या है विधानसभा विधान परिषद की जितनी भी संख्या है वो विधानसभा जो है स्टेट की जो होती है उससे 1/3 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आप मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे कि वो कौन कौन से स्टेट हैं, स्टेट्स जिनमें विधान परिषद है। 6 स्टेट है, मैं आपको बता दूं, तो उन 6 के नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो सर्च करिए, सर्च करने के बाद फिर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर बाई चांस वो एग्ज़ाम में पूछ लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप कन्फ्यूजन में रहे तो। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें, आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी और मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ ये आपसे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेगा, जिसको देखे नहीं पता है वो सर्च करेगा, तो चीज़ें याद रहेंगी। 2-3 बार रिवीजन यही हो जाएगा इनका 6 स्टेट्स का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं जो है की कहानियों को दर्शाती हैं। तो ये छऊ डांस है भाई, जो बंगाल की नृत्य शैली है ये छऊ डांस। वैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी होता है ये। ठीक है, अभी इसको क्लासिकल डांस का स्टेटस दे दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने। कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसने इसे क्लासिकल डांस का स्टेटस दे दिया है, बट अभी संगीत जो नाटक अकादमी है जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, उसने अभी स्टेटस नहीं दिया है। बाकी 8 जो क्लासिकल डांस है उनका स्टेटस संगीत नाटक अकादमी ने दिया है। संगीत नाटक अकेडमी बोलते हैं इसे, ठीक है, अकादमी बोल सकते हैं। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी जो बनी थी ये बनी थी 1953 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। छऊ डांस सेमी क्लासिकल डांस में आता है अभी, सेमी क्लासिकल डांस। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है? तो ये केरला में होता है, ये भी क्लासिकल डांस है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है, देखो सारी शिफ्टों में पूछ रखा है ये क्वेश्चन ऐसे क्लासिकल डांस से, तो क्लासिकल डांस हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थीम है, एक थीम ऐसी पकड़ी जाती है कि किस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्लासिकल डांस पे क्वेश्चंस पूछता है जो है एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डैश घर के अंदर इंडोर या बाहर आउटडोर खेला जा सकता है। तो वॉलीबॉल देखिए घर के अंदर इंडोर या आउटडोर में खेला जा सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है भैया आपको, ठीक है। गेम्स से रिलेटेड पूछता है, देखिए एक थीम्स ये है, गेम्स पूछ लेगा और उससे एसोसिएटेड सॉरी गाइज थोड़ी तबीयत ख़राब है। एसोसिएटेड जो है देखो गेम्स है और उससे एसोसिएटेड कोई टर्म है या कोई कप है, तो उससे आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट से एसोसिएटेड और हॉकी से एसोसिएटेड, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल इससे एसोसिएटेड, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है इनके बारे में। लॉन टेनिस हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हुआ पारित किया गया था भाई 2019 में। तो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, तो 2019 में इसे पारित किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है भाई जया वर्मा सिन्हा। तो ये रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं, जया जो है वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, देखो, भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह है साक्षरता। तो साक्षरता जो है यहाँ पे जो डैश है ना, यहाँ पे आएगा साक्षरता भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। तो अर्थव्यवस्था नहीं आएगा यहाँ पे, राजनीति नहीं आएगा, जनगणना नहीं आएगा, साक्षरता से ही ये होता है बौद्धिक विकास। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 9। वर्धमान जो है महावीर जैन, एक मिनट रुकिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, वर्धमान महावीर जैन जो है धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे। तो ये 24वें तीर्थंकर थे जो है वर्धमान महावीर जैन। तो देखिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो वर्धमान महावीर जैन जो है जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो पहले आप जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन से थे, तो वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव थे। और 23वें जो तीर्थंकर थे वो बताना है आपको, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। तो दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो एक बार सर्च करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऋषभदेव थे और 23rd पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। तो ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पे है भाई समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो ये समानता के अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कई बार। और देखिए जो है धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल अनुच्छेद 35 से ले 25 से लेके और 28 तक है। ठीक है भाई। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेके और 2 तक है। तो अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है भाई, पर आपका एग्ज़ाम है और लेक्चर डिलीवर करना है आपको किसी भी तरह से, तो कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और लेक्चर हम आपके लिए अच्छी तरह से डिलीवर कर देंगे और टाइम पे डिलीवर होगा, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये हैं आर्टिकल जो है 23 और 24। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है आपको। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे ये वाले भी, तो 23 और 24। तो यहाँ पे आपके जो है अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 25 से और 28 तक। इतना आपको ध्यान रखना है। ये समानता का अधिकार है जिसे राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। ये राइट टू फ्रीडम है, ये राइट टू फ्रीडम है, और राइट टू परफॉर्म देयर रिलीजन्स, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है, और शोषण के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? तो वो हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से और तबला वाद्य यंत्र से, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसे पूछ लेगा आपसे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। 3-4 दे देगा इधर पर्सनालिटी और इधर दे देगा इंस्ट्रूमेंट, अब बताओ इनमें से छांट के। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो है क्वेश्चन नंबर 12। टी बाला सरस्वती जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम एक जो है क्लासिकल डांस है, और ये क्लासिकल डांस तमिलनाडु से इसका ओरिजिन है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ओडिसी भी एक क्लासिकल डांस है और इसका ओरिजिन है भाई ओडिशा से, उड़ीसा स्टेट से। कथकली ये भी एक क्लासिकल डांस है और ये होता है केरला में।
कथक भी एक क्लासिकल डांस है और ये होता है यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है भाई, यूपी से ओरिजिनेट हुआ था क्लासिकल डांस। तो आपको देखिए क्लासिकल डांस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जुलाई 2023 में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जो है, जिसे ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माना जाता है, किसने जीता है? तो ये जीता है भाई आपके जो है पील थलपिल। ठीक है, थलापिल प्रदीप ने। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। कई बार प्रोनाउंसिएशन ऐसी आ जाती है कि भाई वो थोड़ा उसे प्रोनाउंस करने में ना दिक्कत होती है कोई कोई वर्ड को। तो थल्लपिल प्रदीप हैं जो है जिन्होंने प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जीता। तो आप मुझे बताएंगे, चलो क्या बताएंगे, इसमें दे ही रखा है भाई, जिसे ऊर्जा और पर्यावरण में जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से माना जाता है। ठीक है भाई, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की। तो 1991 में एक नई आर्थिक नीति, तो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आए थे। ठीक है, और इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, इतना आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे उस टाइम के जो है प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो दार्शनिकों ने पदार्थ के कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो दार्शनिकों ने पदार्थ को जो है 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दार्शनिकों के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेके और 2012 से स्टार्ट हुई थी और 2017 तक जानी थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो है नीति आयोग बना दिया गया था, नीति आयोग 2015 में। तो ये योजना कंप्लीट नहीं हो पाई थी भाई। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया था, योजना आयोग जिसे बोलते हैं, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया था क्योंकि नीति आयोग बन गया था 2015 में, और प्लानिंग जो है कमीशन बना था जिसे हम योजना आयोग बोलते हैं, योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है ये बना था भैया आपका 1950 में, इसको रिप्लेस कर दिया था 2015 में नीति आयोग ने। ठीक है भाई, अब जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से लेकर 2017 तक होनी थी ये, पर 2015 में नीति आयोग के आने से भाई यहाँ पे चेंजेस हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 17। कृषि उपज का वह अंश है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, डैश कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विपणित जो है शेष, विपणित अधिशेष। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, जिसे वो बेचते हैं किसान, उसे बोलते हैं विपणित अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं जो है कितना है? तो ये है 943। तो वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, मतलब कि सेक्स रेशियो जो है लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस स्टेट का है? तो ये केरला का है भाई। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है कम किसका है जो है सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये किस स्टेट का है सबसे कम लिंगानुपात? तो ये है भाई हरियाणा का। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो निम्नलिखित में से जो है खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का जो है कौन सा युग्म सही है? तो सही पूछ रहा है यहाँ पे पूजा वस्त्राकर, तो ये निशानेबाज, और कुलदीप यादव, तो ये क्रिकेटर हैं कुलदीप यादव, ये बिल्कुल सही है। सेकंड इज़ द राइट आंसर, पूजा वस्त्राकर निशानेबाज नहीं है भाई, तो पहला गलत है, सेकंड वाला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 20। तो तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बैक स्ट्रोक बोलते हैं भाई। देखिए तैराकी से संबंध पूछ लिया ना वर्ड, तो बैक स्ट्रोक बोलते हैं इसे। फ्री स्टाइल नहीं होता ये, तो बैक स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें क्वेश्चंस को, ताकि आपको अगर नहीं पता है तो सर्च करके आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं किसी कॉपी वगैरह में, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप जो है क्लास को 1-2 बार देख लें, उतना ही काफ़ी है। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा फिर से नेक्स्ट शिफ्ट का है अब पहला क्वेश्चन। तो परिवहन, तो मतलब कि ये बेसिकली 21वां क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो परिवहन और भंडारण, पूरे 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, 100 क्वेश्चन होंगे आपके इस क्लास में। तो परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपको बताना है। तो परिवहन और भंडारण जो आता है भाई तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, सर्विसेज जो होती हैं वो जो है आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, जो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसे जो है मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाना, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, रॉ मटेरियल का, उसे वो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग वाले। सेवा में तो सर्विसेज होती हैं, वैसे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं वैसे ही। ठीक है भाई, सेवा क्षेत्र में तो जो है सर्विसेज जो होती हैं, सेवा होती हैं, वही आती हैं। तो इसका जो आंसर है भाई वो है तृतीयक क्षेत्र, जो पूछा है परिवहन और भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसमें से पूछा है म्यांमार की सीमा भारत से लगती है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है। भूटान की सीमा भी भारत से लगती है, ये हमारा पड़ोसी देश है। और नेपाल की जो है सीमा भी भारत से लगती है, ये पड़ोसी देश है। जापान नहीं है भाई हमारा पड़ोसी देश, लेकिन एशिया में आता है जापान, इतना ध्यान रखना है। एशिया कॉन्टिनेंट में है जापान, लेकिन भारत का पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा मैप के बारे में। ठीक है, और बाकी मैं एक बार बता देता हूँ चलो तुम्हें मैप का थोड़ा सा। देखिए आपको समझाने के लिए मैप बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से है। ठीक है भाई, यहाँ से ऐसे, और यहाँ मैं मान सकता हूँ ऐसे, कुछ इस तरह से फ्री हैंड है आपको ज़्यादा मतलब। ठीक है, इस तरह से हमने मैप बना दिया है। यहाँ पे पड़ता है जो नेपाल पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे पड़ेगा आपका जो है भूटान, इधर है म्यांमार, म्यांमार, और आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, विदेश, बांग्लादेश। ठीक है भाई, इधर जो है पाकिस्तान, और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा अफ़गानिस्तान की लग रही है। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ हमारा। ठीक है, बाकी ये वाली जो सीमा लग रही है ये लग रही है आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान, और नीचे है श्रीलंका, ये वाला एरिया। ठीक है भाई, तो इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा गलत, गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये भाई 326 जो है ईसवी पूर्व में किया था। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं जिसे। ठीक है, ग्रीस मैसिडोनिया से था वो। अब क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, ये 24वां है। तो निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जो है शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो स्प्रिंट का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है, बाकी हैट्रिक इसी में आता है, क्रीज भी इसी में आता है, और फॉलो थ्रू भी क्रिकेट के हैं। ये तीनों वर्ड याद रखें आप, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा क्रिकेट से एसोसिएटेड वर्ड। तो हैट्रिक, क्रीज और फॉलो थ्रू ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, बाकी जो है स्प्रिंट ये नहीं है इससे एसोसिएटेड। ठीक है, तो नहीं पूछा है, नहीं, एक बार देख लें पढ़ते टाइम, आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को भाई। ठीक है, आपको जल्दबाजी में जो है गलती नहीं करनी है। ठीक है डियर लर्नर्स, आपको ध्यान से पढ़ना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25।
ओसुअरी पर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है अंडमान निकोबार में। ठीक है भाई, ओसुअरी याद रखें, फीस्ट है ये, मतलब भोज होता है एक तरह से ये, ओसुअरी पर्व। ठीक है भाई, तो अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की जो नीति को क्या कहते हैं? तो इसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 27। तो निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन थे जो प्राप्तकर्ता भारत रत्न के। तो ये देखिए, लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका दोनों को ही मिला है, भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताएंगे 2024 के जो भारत रत्न है वो 5 पर्सनालिटीज़ को मिले हैं। अब उन पर्सनालिटीज़ के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कहेंगे सर आप तो बहुत ज़्यादा जो है पूछ रहे हो। मैं पूछ नहीं रहा भाई, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आप एक दूसरे की शक्ल ना देखो, ताकि आपको याद रहें चीज़ें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सर्च करोगे, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च करो। एग्ज़ाम से पहले तो हमारे पास टाइम है ना सर्च करने का। सर्च करो, कमेंट में लिखो, जब लिखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। तो 2024 के जो मिले हैं भारत रत्न आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं हार्ट दे दूंगा उसको जो लिख देगा भाई। ठीक है, तो दोनों को मिला है भारत रत्न, लता मंगेशकर जी को और भूपेन हजारिका जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 था ये हमारा क्वेश्चन, 28वां। तो शतरंज के खेल में जो है स्टेलमेट क्या है? तो ये किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास जो है कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रा हो जाता है। तो खेल ड्रा हो जाता है भाई, जो है खिलाड़ी के जो है राजा के पास कोई चाल ही नहीं होती। तो ये इसका जो है स्टेलमेट जो बोलते हैं, लास्ट में जो होता है स्टेलमेट। ठीक है भाई, शतरंज में, और शतरंज में जो है 64 जो है ऐसे, ये 64 कॉलम्स होते हैं, 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं, 32 ब्लैक होते हैं। और इसमें जैसे राजा रानी जो है और ऊंट घोड़ा हाथी और प्यादे, ये 16 होते हैं एक साइड और 16 होते हैं दूसरी साइड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 होंगे और यहाँ पे भी 16 होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या पूछी गई है, शायद ये पूछी थी भैया आपके एमटीएस में पूछी है या शायद सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछी थी, प्री में टायर 1 में पूछी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। शतरंज अभी वैसे भी कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन जो बने हैं चेस के वो इंडिया से हैं, डीगू केस, और उनकी उम्र भी बहुत कम है, 18 ईयर्स के हैं, सबसे कम उम्र के हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नहीं है 29 है ये। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 19(1)(b) निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मिलित होना, तो शांतिपूर्वक जो है निरायुद्ध सम्मिलित होना से संबंधित है, जो है बी। असेंबली है ये एक तरह से, शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से असेंबल होना, असेंबली में शामिल होना। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो वाणिज्य, जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का जो है गठन डैश में किया गया था। तो फिक्की का जो है फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1927 में फिक्की बनी थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्रीज। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार आपको फुल फॉर्म भी देख लेनी है। तो 1927 में बना था भाई फिक्की। क्वेश्चन नंबर 31 जो है डैश के अंतर्गत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका जो है पिटीशन दायर की जा सकती है। तो ये देखिए, जो है सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो है रिट याचिका, रिट पिटीशन दायर की जा सकती है यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है या वायलेशन हो गया है, तो वो व्यक्ति जिसका हनन हुआ है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 के लेकर। ठीक है भाई, आर्टिकल 32 में ऐसा दिया गया है। बाकी अगर सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएगा तो वो आर्टिकल 226 के अंडर जाएगा, अगर किसी के जो है मौलिक अधिकार का हनन हो गया है तो वो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में भी जा सकता है।
ठीक है भाई, तो रिट पिटीशन का आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट में। 5 रेट इशू करते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो उन रेट्स का नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पूछा गया क्वेश्चन है ये, इससे जो है कल जो लेक्चर आया था उसमें मैंने बताया है शायद, तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, एक होती है हीबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडमस मैंडमस, एक होती है सर्टियोररी सर्टियोररी, एक होती है प्रोहिबिशन, और एक होती है क्यो वारंटो क्यो वारंटो। ठीक है, ये 5 रेट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के अंडर जाएगा, और हाई कोर्ट में आर्टिकल जो है 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू करेगा रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई मणिपुरी में। मणिपुरी है जो है क्लासिकल डांस मणिपुर का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक है यूपी का। आपको याद करवा दूंगा बिल्कुल मैं, जो ये है क्या नाम है, ये जो क्लासिकल डांस है ना, सबको याद करवा दूंगा मैं। यक्षगान होता है भाई आई थिंक कर्नाटका में या केरला में, एक बार देख लें आप इसका कन्फर्मली। तो कर्नाटका या केरला में, दो में ही होता है। ओनम होता है शायद केरला में। तो यक्षगान इज इन कर्नाटका। ठीक है भाई, बल्कि आप फिर भी एक बार देख लें यक्षगान का क्या है। थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है मुझे यहाँ पे। तो या तो कर्नाटका है या केरला है। ओनम का तो सीधा ओनम जो होता है वो है भाई केरला का, ये तो है। बट यक्षगान का या तो केरला में या कर्नाटका में, दोनों में से एक है। एक बार सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो जनवरी 2023 में हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमरप्रीत सिंह है। किसी एक और शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, डिक्टो क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में अमर जो है प्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं अब हम। तो भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये हॉकी से इनका संबंध है। देखो मैं कह रहा था ना, खिलाड़ी और उससे एसोसिएटेड खेल, खेल और उससे एसोसिएटेड खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और वो भी फेमस खिलाड़ी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं अगर कोई अवार्ड वगैरह मिला है, खेल रत्न अवार्ड जो है मिले हैं। तो अभी देखिए मनु भाकर को मिला है, मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से इनका संबंध है मनु भाकर का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पूछ सकते हैं आपसे भाई ये क्वेश्चन। तो 35th क्वेश्चन देख लेते हैं, 35वां। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहा है ये, इधर वाले स्टेट्स की। ठीक है भाई, तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे उत्तर पूर्वी, तो ये मिजोरम की जो है साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, 36 क्वेश्चन है ये। तो भारत के निम्नलिखित में से किस जो है पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, कहाँ का? तो ब्रिटेन में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभी मनमोहन सिंह जी की जो है मृत्यु हो गई है कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, बेस्ट इकोनॉमिक्स थे भाई ये, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी, और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्यंगना, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है भाई? सोनल मानसिंह। नाम आप इनका ध्यान रखेंगे। ओडिसी जो होता है ये होता है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे डैश अबांध बनाती हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का। तो जो अधातुएं होती हैं जो वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और वो क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का अबांध बनाती हैं। ठीक है, गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है भाई, नॉन मेटल्स की बात हो रहे हैं यहाँ पे। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स, ये जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 39।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? तो जो 8 प्रमुख प्रमुख उद्योग हैं भारत में, मेजर उद्योग हैं जो, उनमें से कौन एक नहीं है? तो मेजर उनमें से एक नहीं है, तो दोनों ही है भाई ये। ठीक है। कोयला और कच्चा तेल, तो इसका ना तो एक फर्स्ट है और ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत हैं ये। नहीं है पूछा है इनमें, नहीं है। तो कोयला और कच्चा तेल, तो जो है ऑप्शन जो है सेकंड इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखें आप, नहीं है पूछा है भाई, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 40। तो डैश राज्य ने सितंबर 2023 के जो है महीने में चावथ ई बाज़ार पहल की शुरुआत की? तो किस स्टेट ने की थी? तो गोवा ने की थी भाई ये चावथ ई बाज़ार की पहल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन सही होते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, चीज़ों को लिखें, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, टाइम आपके पास बहुत कम है। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है डियर लर्नर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा अब 41st क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन है ये। तो भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? तो ये भाई आर्टिकल जो है 176 में है जो है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य के जो है विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है इसमें, आर्टिकल 176 में। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है भाई, बाकी अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है भाई अपना 42nd। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी? तो ये भाई ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। 2022 की पूछ रहा है, तो 2023 में अगर कोई स्पोर्ट्स हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है उसका। ठीक है भाई, बाकी पेरिस ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार एसएससी, तो उससे भी थोड़ा ध्यान रखें। इंडिया के जो है 5-6 मेडल आए हैं, शायद 6-7 मेडल ही, तो उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं सभी के। और मेडल ध्यान रखना है आपको कौन सा मेडल है, और इंडिया की जो रैंक है वो भी ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर जो है 43, डैश को जून 2023 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड जो है एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये रवि सिन्हा है, जिन्हें अभी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है 2023 में जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारा 44th। तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ फॉल्स स्टार्ट के लिए जो है कितनी चेतावनियां होती हैं? तो ये 0 चेतावनी होती है भाई फॉल्स स्टार्ट के लिए तैराकी में। स्विमिंग की बात कर रहा है, स्विमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, 0 जो है उसमें चेतावनियाँ होती हैं। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, पंचवर्षीय योजना का समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना, प्रथम की बात कर रहा है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि तो 1951 से लेकर 1956 में स्टार्ट हुई थी, जो पहली जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो। और सेकंड वाला देखिए ये रहा 1956 से 1961 सेकंड। और थर्ड कब था? तो थर्ड था भाई 1961 से लेके और 1966। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पे तो देखो 1 ईयर प्लान आए थे, बस 1 ईयर प्लान्स थे यहाँ पे। ठीक है, 1966 से 1969 तक, और 1969 में से लेके और 1974 तक यहाँ पे आया था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, मैंने बता दिया है। इन 3 सालों में यहाँ पे ईयरली 5 ईयर प्लान आए थे यहाँ पे। ठीक है, 1966 से लेके 1969 तक, या फिर प्लान आए ही नहीं थे, प्लान हॉलीडे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 3 साल के लिए, क्योंकि सीनो चाइना वॉर हो गया था ना भाई, इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था, और सीनो चाइना वॉर इंडिया चाइना वॉर है जो, उसे सीनो चाइना वॉर बोलते हैं, सीनो चाइना वॉर। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये 2.3% है भाई जो ईसाई जनसंख्या है। ठीक है,
तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी पूछ लेता है, जनसंख्या के बारे में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो हिंदूज़ की है। कितना परसेंट है, 79 पॉइंट कुछ परसेंट है भाई, हिंदूज़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे है मुस्लिम्स की। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो भी एक बार देख लेगा। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार लिख दीजिए कि इस जो है रिलीजन की इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी और डैश 2023 से लागू हुई। तो 1 अप्रैल से लागू हुई है नई विदेश नीति। ठीक है, न्यू फॉरेन पॉलिसी जो है 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई और 1 अप्रैल से लागू कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, अपर्णा पोपट जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। तो ये है भाई बैडमिंटन जो है अपर्णा पोपट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49। तो संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित किया। तो ये भाई कब किया था, तो 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन है जो, उसने जो है 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म वर्ष ऋण वर्ष जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट्स के रूप में नामित किया। तो 2005, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला। तो ये है ए आर रहमान। इनका नाम आपको याद रखना है भाई, ए आर रहमान का। ये इनके बारे में काफ़ी पूछा गया है 2024 के जो है जीडी के जो है पेपर में। तो मोजार्ट ऑफ द मद्रास जो का उपनाम जो है इसका है ये, तो ए आर रहमान ने। ठीक है, भारतीय संगीतकार हैं, उन्हें फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से जो है मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला। तो उपनाम है ये मोजार्ट ऑफ मद्रास का, ए आर रहमान को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 51। 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना जो है शुरू नहीं की गई। नहीं पे ध्यान देना है। तो इन्होंने मध्याह्न भोजन स्टार्ट नहीं किया है। बाकी देखिए, ये समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी जो है, और भारतीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये तीनों योजनाएं स्टार्ट करी हैं। ये वाली नहीं करी थी, मध्याह्न भोजन वाली। इसे आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं जनरली, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें क्या है, भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। तो ये देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली ने के नेतृत्व में स्टार्ट किया था जो है ये खिलाफत आंदोलन। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रिपीट है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जो है जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये 31.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो है शहरी जनगणना जो है। ठीक है भाई, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 54। तो निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम के दिग्गज थे जिनकी फरवरी 2023 में जो है मृत्यु हो गई। तो ये कनक रेले थे, जो जिनका एसोसिएशन था मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम क्या है, एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का, तो ये केरला का। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। बाकी कनक रेले जो है एसोसिएशन किससे है इनका, तो मोहिनी अट्टम से है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। यक्षगान का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये कर्नाटक राज्य से है यक्षगान का संबंध। ठीक है भाई, ऑप्शन जो है सेकंड इज द राइट आंसर, याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 56 56। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय जो है ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन जो है भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों पुस्तकों में जो है 1,00,000 छंद हैं। तो ये महाभारत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिनका श्रेय जाता है ऋषि व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं भाई इस सीरीज़ को। तो वैसाखी जो है, बैसाखी डैश राज्य का त्यौहार है। तो पंजाब हरियाणा बैसाखी, वैसे पंजाब में मनाया जाता है ये। ठीक है, बट हरियाणा दे रखा है यहाँ पे, तो हरियाणा में ही होता है बैसाखी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो है 58, 58वां क्वेश्चन है ये। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो है किस में है? थर्ड भाग में है, जो है मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और भाग फोर्थ में है डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। तो भाग 4 में है डीपीएसपी, भाग 3 में है जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भाग 2 में है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, और भाग 1 में है राज्य और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी भाग 1 में दे रखी हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 59, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस, ड्राई आइस ऐसे आ सकता है लिखा हुआ। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका दूसरा नाम ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है ये हमारा। तो जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को डैश का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन्हें जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 10 सेकंड का ब्रेक। जिसको पानी वानी पीना है वो पी सकता है, नहीं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं क्लास को। ठीक है भाई, 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। मैं अभी आपसे फिर मिलता हूँ 2 ही सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, सॉरी 2 से नहीं 10 सेकंड के बाद। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ तो भाई हमारे यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 61st। ठीक है भाई, तो हमारा जो है 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये रहा हमारा 61वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये है हमारा 61st। तो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ? तो ये 1966 के आसपास स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए ऐसे भी आ सकता है आपको कि किस जो है 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान जो आया था पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको सही करके आनी है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी में आया था। और इसके जो फादर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में वो थे MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ लेगा एक और क्वेश्चन कि जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन किस बेल्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये भाई हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जो है इन राज्यों में स्टार्ट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन किया गया था? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है इनका जो है इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है एक और क्वेश्चन कि वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। आपको ध्यान रखना है इनका नाम भी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जो है साक्षरता दर कितनी है? तो ये 65 पॉइंट जो है 46 है। तो 65.46% जो है महिलाओं की जो है साक्षरता दर है 2011 की साक्षरता जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है? तो ये अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है। ठीक है भाई, तो प्रथम 7 जो पंचवर्षीय योजनाएं आए योजना में जो है भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक अंतर्मुखी जो है व्यापार रणनीति कहा जाता है।
ये ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th, 64वां क्वेश्चन है ये। तो भारत में आर्म्स एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1878 में पास किया गया था, जो आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है भाई, अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। जून जो है 2023 में डैश मंत्रालय में हाल ही में घोषणा की है कि 2021 का गांधी जो है शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। तो ये संस्कृति मंत्रालय ने कहा है हाल ही में 2021 में, ठीक है, जून 2023 में जो है संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 2021 का जो गांधी पुरस्कार दिया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। तो संस्कृति मंत्रालय है जो, कल्चरल मिनिस्ट्री है जो। क्वेश्चन नंबर 66 जो है 66वां, अखम लक्ष्मी देवी जो है को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। तो मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस है मणिपुर का, ठीक है। तो इनका संबंध आपको ध्यान रखना है, अखम लक्ष्मी देवी तो मणिपुर से, मणिपुरी डांस से संबंधित है, क्लासिकल डांस है। तो उनके लिए देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो ओडिसी उड़ीसा में होता है, कथक जो होता है यूपी में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्रॉस ओवर, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इसलिए यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थीम आप पकड़ जाएंगे एक बार में ही। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्रॉस ओवर डबल जो है, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से डैश से है। तो ये बास्केटबॉल से है, मैंने कहा था ना, देखो खेल पूछ लेगा और उससे एसोसिएटेड कोई टर्म पूछ लेगा। तो क्रॉस ओवर ड्रिबल, तो बास्केटबॉल का पूछ लिया यहाँ पे, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध है बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, देखो। डैश ने सितंबर 2022 में नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है और अपनी पार्टी का झंडा भी जारी किया है। तो ये है भाई, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई है 2022 में, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, ठीक है, और झंडा भी जारी कर दिया है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन जो है डैश गैर सरकारी संस्थाओं नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति जो है 2023 गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी हैं, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? तो ये 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का जो है वर्णन किस शब्द से लिया गया है? तो लचीलापन से लिया गया है ये, संविधान की और समाज की बदलती अवस्था को, ठीक है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 72 जो है ये रहा। तो सुल्तान जो है अजलान शाह कप की मेज़बानी कौन सा देश करता है? तो ये करता है मलेशिया। ध्यान रखना है आपको, अजलान शाह कप किससे एसोसिएटेड है? खेल से, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका 73rd। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन हैं? तो 2 सदन हैं भारत में जो है विधायी शाखा के, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। आपको दोनों का ध्यान रखना है, लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है, लोअर हाउस, और राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो सितंबर 2023 में जो है डैश ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो भारत के राष्ट्रपति ने किया था 2023 में नई दिल्ली में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तियों और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मेल खाता है? तो आपको बताना है सही ढंग से कौन सा मेल खाता है इन दोनों स्टेटमेंट में से। यू श्रीनिवास जो है मैंडोलिन और दूसरा है बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो दोनों सही है भाई इसके, पहला और दूसरा, ठीक है, याद रखें आप, बिस्मिल्लाह खान इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है अमृत दीवान कप का संबंध निम्नलिखित में से है? तो बॉस बैडमिंटन से है भाई अमृत दीवान कप का संबंध,
ठीक है, कप और जो है खेल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। एक हैंडबॉल मैच कुल डैश मिनट तक चलता है, तो ये 60 मिनट तक चलता है भाई हैंडबॉल मैच जो होता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो है 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का जो है आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था, तो यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 79। तो डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान जो है आयोजित किया जाता है, तो ये बिहू नृत्य है जो बिहू फेस्टिवल होता है असम में। आपको ध्यान रखना है असम का है बिहू फेस्टिवल, तो यहाँ पे एक बिहू नृत्य होता है जो प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है, तो गुजरात में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मोढेरा जो है नृत्य महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। डियर लर्नर्स, मज़ा आ रहा है? यस नो लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जो मैंने पूछा है आपसे। ठीक है भाई, फटाफट रिवाइज करते हैं। अब अपने 20 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरे 100 के 100 करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई गोवा में। ध्यान रखना है, लूसोफोन महोत्सव गोवा। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन करना है भैया आपको। देखो, नॉलेज तो हम ले सकते हैं, लेकिन मेन काम है हमारा एग्ज़ाम में हमें मार्क्स अच्छे लाने, तभी तो जॉब मिलेगी ना। तो नॉलेज गेन तो आप तब भी कर सकते हैं, आप पढ़ तो कितना भी लेना बाद में, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है फैक्चुअल चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उन्हें तो सिर्फ वर्ड एसोसिएशन से ही आप याद रख सकते हैं, और वो रिपीट हो जाती हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और एक आपको पता है एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू रहती है कट ऑफ में। ठीक है, अगर आप दो दो नंबर से पीछे रह गए तो कितने बच्चे पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए भाई आपको मेन मकसद आपका होना चाहिए एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, ये हमें हाँ वर्ड एसोसिएशन से हो रहा है तो कर दो। ठीक है, नॉलेज तो आप बाद में भी ले लेंगे, पढ़ तो आप कितना भी लीजिए बाद में। अब यहाँ पे जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है ये, ठीक है, तो इसमें तो हमें फटाफट रिवाइज करना है ना, टाइम भी कम है हमारे पास, और भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, मॉक टेस्ट भी लगाइए आप साथ के साथ। ठीक है, यहाँ आपके PYQ हो रहे हैं। PYQ अगर CGL वगैरह के लगाने तो CGL के भी दे रखे हैं मैंने 36 के 36 से, तो आपका जिसका मन है सब लगा दीजिए। कॉम्प्रीहेंसिव PYQ करवाए हैं मैंने, ऐसे नहीं, कॉम्प्रीहेंसिव। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस के लिए अब आप जो बच्चे ये देंगे वो ग्रुप डी भी देंगे। ठीक है, जो है रेलवे का, तो वो भी मैं सारे PYQ लेकर आ रहा हूँ। तो PYQ से आपका जो है पैटर्न पता चल जाएगा आपको, किस तरह का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन SSC पूछ रहा है, थीम्स पता चलेंगे। मेन बात है थीम्स, फिर आप अनवांटेड पढ़ोगे नहीं ज़्यादा। ये मेरा मेन मकसद है, आपको थीम्स बताना। ठीक है, PYQ के थ्रू। तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफन जो है महोत्सव ये गोवा में होता है, ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 82 तो है सुल्तान जोहार कप जो है ये 2023 में किस टीम ने जीता, तो ये जर्मनी ने जीता था भाई जोहार कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 जो है हैंड बॉल, एक हैंडबॉल टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, खिलाड़ियों वाले तो रिपीट हो जाते हैं। तो 84 है क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 85 तो पंडित रविशंकर जो है शाहिद परवेज खान, बुधा जो है दित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर का संबंध है, तो सितार से है भाई पंडित रविशंकर का संबंध। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बाकी ये भी याद रख लें, पूछ सकता है आपसे दूसरे एग्जाम में। ठीक है भाई, आपको और बांसुरी से संबंध कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद प्रसाद चौरसिया, चौरसिया का संबंध है बांसुरी से, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 भारत के प्रथम जो है कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो सावित्रीबाई फूले ने की थी। जो पहला जो है कन्या विद्यालय खोला था वो इन्होंने ही खोला था, सावित्रीबाई फूले ने। तो ये ज्योतिबा फूले की जो है वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, तो ये है 87वां क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जुलाई 2023 के
लालपुर गांव में राष्ट्रीय एकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश में किया था भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, तो भारतीय संविधान जो है अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है? तो नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो भारतीय संविधान अपने सभी जो है नागरिक हैं उनके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89th क्वेश्चन, जहाँ पे समझाने का होता है भाई मैं वहाँ पे समझा देता हूँ, और जो चीज़ें भाई देखो आपको याद करनी है वो तो याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन से याद करें आप, कोई और ट्रिक हो तो और ट्रिक से याद कर लें, लेकिन याद तो करनी पड़ेंगी आपको। तो 89th क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत डैश है राज्यों का एक संघ है भाई। इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो राज्यों का संघ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पॉलिटी की बुक उठाएंगे आप लक्ष्मीकांत, उसमें भी लिखा हुआ है। पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, भारत जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो बर्मिंघम ने की थी भाई। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, बर्मिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, तो एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, तो ये माल सूची में परिवर्तन होता है भाई। एक वर्ष की जो है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की जो है माल सूची में परिवर्तन क्या कहलाता है? वर्ष के दौरान जो है फर्म का उत्पादन और माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, तो यही है माल सूची में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नृत्य को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? तो ये है बिरजू महाराज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई पंडित बिरजू महाराज का। क्वेश्चन नंबर 93, तो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो है अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने की थी, किसने? तो MS स्वामीनाथन जी ने की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, मैंने पहले भी बताया है, और ये किसी शिफ्ट में पूछा गया था अभी इसी लेक्चर में। देखो मैंने किसी दूसरी शिफ्ट में आया था ना ये क्वेश्चन, और मैंने बताया भी था। तो ये MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, तो भारत में जो है प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का जो है प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता था? तो ये युद्ध और शांति जो है मंत्री के लिए किया जाता था। संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग जो युद्ध और शांति मंत्री के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर जो है 95, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है 2002 से 2007 तक। ठीक है, 11वीं आई थी 2007 से लेके और 2012 तक, फिर ये जो है 12वीं आई थी 2012 से लेके और 2017 तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पे है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय जो है भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपको बताना है। तो ये आता है भाई आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो जनगणना आयुक्त है और महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है इसका कार्यालय आता है जो है गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री के अंडर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है भाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन जो वो होता है ना जनगणना का जो है आयुक्त जो है, ठीक है, वो इसी के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17, वैसे 17 नहीं है, 97 क्वेश्चन है। सॉरी गाइज, बहुत थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बट ठीक है, अपना लेक्चर तो डिलीवर करना ही है कैसे भी करके। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपके PYQ सारे रिवाइज होने चाहिए। तो प्रसिद्ध कच्चीपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? तो ये भाई शोभा नायडू को कहा था। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, कच्चीपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने। ठीक है, इनका संबंध है कच्चीपुड़ी से, डॉक्टर राजा रेड्डी का। इन्होंने जो है कलयुग सत्यभामा किसे कहा? तो शोभा नायडू को।
क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं अब हम अपना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो ऑक्सीजन जो है पी ब्लॉक का हिस्सा है भाई। ठीक है, आवर्त सारणी जो है वो पीरियोडिक टेबल को कह रहा है, ये पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, तो 1881 की जो जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा की गई, तो WC प्लॉटन कमिश्नर थे ये। ठीक है भाई, सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम के, तो इनके द्वारा ही की गई थी 1881 में। मैंने देखिए जो है SSC CGL जो CGL का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और वहाँ पे भी काफ़ी बार बताया हुआ है मैंने। तो ये 1881 में WC प्लॉटन जो है उनके द्वारा की गई थी ये जनगणना। ठीक है, सेंसस कमिश्नर थे ये उस टाइम के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100, तो डैश भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त करता है? तो भारतीय न्याय संहिता जो है विधेयक, ये जो है भारतीय दंड संहिता जो है IPC 1860 को निरस्त करता है। तो डियर लर्नर्स, हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये हमारा आई थिंक आज 6 लेक्चर है, 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबको आप देख डालें एक बार, 1 से 2 बार जितना भी हो सके। PYQ का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। थीम जो है अभी जो करंट में जो थीम चल रही है इसमें जो पूछा गया है उनसे अगर करंट से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे अवार्ड्स वगैरह हो गए, कोई गेम हुआ है उससे एसोसिएशन से एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर देख लें, करंट अफेयर्स। बाकी देखिए, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से चिल मूड में पढ़िए। अब आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप नया मत पढ़िए कुछ भी। मैं आपसे फिर कहूँगा, आपने जो पढ़ लिया उसको रिवाइज एंड रिवाइज करिए, वही स्ट्रेटजी काम आने वाली है। और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दीजिए भाई। आप फिर रिवाइज ही करिए जितना भी हो सके आपको, GS वगैरह, या फिर ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। PYQ से आपको पता चल जाएगा क्या है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है, मेरे सारे लेक्चर्स यहीं मिलेंगे। अगर आपको CGL की PYQ सीरीज़ देखनी है 2024 की, तो वो भी डली हुई है। मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको मिल जाए। और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है भाई। 4 फ़रवरी से आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल अपना मस्त पढ़ना है। ठीक है, और 25 फ़रवरी तक चलेगा। आपके लिए स्पेशल ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी हिंदी में, तो बिल्कुल आप इसका जो है उपयोग करिए। ये आप लोगों के लिए है ये सीरीज़। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमने क्विक रिवीजन करा है, 1 घंटे में हमने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल सारा, 1 से और 1 घंटे 15 मिनट में। इतना ही हमारा मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास भाई टाइम कम है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमारा मोटो अब ये होना चाहिए, बिल्कुल रिवाइज़ करना, ऐसे नहीं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ भागना। अब नहीं, वो अब आपके पास टाइम भी तो नहीं बचा है ना भाई। तो बाकी अपना ध्यान रखें भाई, और प्रिपरेशन करते रहें, डरें बिल्कुल नहीं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें बिल्कुल। और इस टाइम देखिए कुछ ऐसा ना खा लें जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो 1 दिन पहले मैं बता दूंगा कि आपको देखिए इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में। और कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, नींद आए एग्ज़ाम में जाके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपके सेंटर्स भी कई बार दूर पड़ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना है कई बार। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम है तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये आज हमारा 6 लेक्चर है, इसके बाद अब 7th आएगा और 8th आएगा। आई थिंक 2 लेक्चर और आएंगे, 2-3 लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर उसी में ये जो है सारे PYQ। 1000 से ज़्यादा PYQ हैं हमारे इसमें। ठीक है भाई, तो बाकी चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई, अगर उन्हें वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा इसका। लाइक करिए, रिव्यूज़ अपने ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर आपको जो है, सर आपका जो है पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।